नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहते हैं कि लगभग एक हफ्ते से हमने वीडियो अपलोड नहीं की। क्या है कि फाउंडेशन वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। क्वेश्चन टाइप भी करने होते हैं, क्वेश्चन बनाने भी होते हैं। तो आज मैंने काफ़ी मेहनत करके टाइम निकाल के वीडियो अपलोड ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन बनाए हैं। और इसके बाद एक हमारी यूनिट और रहेंगी सेकंड पेपर की, लास्ट यूनिट, उसके भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद आपके दोनों पेपर फिजिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और उम्मीद है आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों तक इस एग्जाम के टाइम में वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए, हेल्प करना अच्छी बात है सभी के लिए। हम अगर आगे से वीडियो शेयर करें तो उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। नए विद्यार्थी हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि भविष्य में हमेशा उनको हमारे चैनल का लाभ मिल सके और हम भी मोटिवेट होके ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर सकें। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हमें इसी नाम से, चैनल के नाम से आप सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो पेपर है सेकंड, उसकी 4 नंबर यूनिट हमारी अल्टरनेटिंग करंट ऑफ प्रत्यावर्ती धारा, उसका क्षणिक व्यवहार हमें पढ़ना है। एलसीआर सीरीज और श्रेणी क्रम और अपना ये समांतर क्रम संयोजन के ऊपर। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 1 एम्पियर करंट जो है, 1 एम्पियर करंट, ठीक है, 1 एम्पियर करंट किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई पर कितने परिमाण का बल उत्पन्न करती है। जो 1 एम्पियर करंट है वो किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई पे कितने परिमाण का बल उत्पन्न करती है। जैसे हम इस प्रकार से इनका जो टॉपिक है वो निकालते हैं। समांतर धारा अगर हम प्रवाहित करें चालक तारों के अंदर, तो इनमें आपस में आकर्षण बल लगता है और विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अगर इन तारों में प्रवाहित धारा का मान अगर हम 1 एम्पियर मानते हैं, तो उस समय चालक तार के प्रति इकाई लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगना चाहिए, लगता है, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं और इसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी धाराओं के लिए सातत्य समीकरण होती है। स्थायी धाराओं के लिए सातत्य समीकरण क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, स्थायी धाराओं के लिए सातत्य समीकरण जो है वो होती है डेल डॉट रो इक्वल्स 0। रो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व है, आवेश से संबंधित है, इसे हम स्थायी धाराओं के लिए सातत्य समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संधारित्र के आवेशन के समय समय कालांक कितना होता है। तो संधारित्र के आवेशन के समय समय कालांक होता है 0.63 Q0। अधिकतम मान का लगभग 63% होता है समय कालांक, यानी समय कालांक वो समय है जिसमें कोई संधारित्र अपने अधिकतम मान का 63% तक चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसी परिपथ के लिए समय कालांक होता है। आरसी परिपथ के लिए समय कालांक जो है वो आपका आरसी ही होता है। आरसी परिपथ के लिए समय कालांक आरसी ही होता है। इसमें एक क्वेश्चन और है कि अगर आरसी परिपथ का समय कालांक अगर अधिक है, सपोज करें कि किसी आरसी परिपथ का समय कालांक जो है वो अधिक है, तो संधारित्र को आवेशित होने में लगने वाला समय क्या होगा। क्या आरसी अधिक होने से उस संधारित्र को आवेशित होने में समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी आरसी परिपथ का समय कालांक ज़्यादा हो तो उस संधारित्र को आवेशित होने में कम समय लगता है, और अगर समय कालांक कम हो तो संधारित्र को आवेशित होने में ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको अलग से भी बताऊंगा, इनमें टाइप किए हुए उसके अलावा भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरा ये आपकी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए इसी एक वीडियो के माध्यम से, लगभग 10-15 मिनट के अंदर ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षण विधि द्वारा मापन होता है। क्षण विधि द्वारा मापन होता है, किसका मापन होता है। क्षण विधि द्वारा हम उच्च प्रतिरोध का मापन करते हैं और लगभग 10⁶ ओम कोटि के प्रतिरोध का मापन होता है। लगभग मेगा ओम कोटि हम इसे कह सकते हैं। इसे उच्च प्रतिरोध का मापन करने के लिए हम क्षण विधि लीकेज मेथड का उपयोग करते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी इंग्लिश में वीडियो की मांग कर रहे हैं, इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन टाइप किए जाएँ, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि हम दोनों लैंग्वेज में टाइप कर सकें। कोशिश करूंगा साथ साथ में आपको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, जिससे कि वो विद्यार्थी भी वीडियो को आराम से देख सकें। संधारित्र के आवेशन व निरावेशन के समय परिपथ में आवेश का मान बदलता है। यानी जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं, उस समय जो चार्ज की वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। वो सरल रेखीय रूप से, यानी कि स्ट्रेट लाइन लीनियर, वो चरघातांकी यानी कि अपना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से,
परवलयिक यानी कि पैराबोलिक फंक्शन से या सभी, तो इसका राइट आंसर है पैराबोलिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आपकी जो आवेश की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू चेंज होती हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र पर आवेश की चरघातांक की वृद्धि को व्यक्त करने वाली सही समीकरण है। संधारित्र पर आवेश की चरघातांक की वृद्धि को व्यक्त करने वाली सही समीकरण ये होंगी क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिस हो गया, वन माइनस यहाँ पे आएगा, वन माइनस ई की पावर टी बाई आर सी, ये होता है आपका चरघातांक की वृद्धि। और कमी हो तो इसके अंदर ये माइनस से वन नहीं आता है, डायरेक्ट आता है, फिर उसमें वो कमी को व्यक्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.1 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित करके उसे 10 मेगा ओम के प्रतिरोध से अनावेशित किया जाता है। कितने समय में संधारित्र का आवेश अपने प्रारंभिक मान का 36.8% हो जाएगा? अपने प्रारंभिक मान का 36.8% हो जाएगा, तो इसका समय कालांक होता है आर सी होता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास 10 मेगा ओम है, यानी 10 की इंटू 10 की पावर 6 हो गया, और इंटू में सी की वैल्यू हमारे पास है 0.1 माइक्रोफैरेड, माइक्रो होता है 10 की पावर माइनस 6। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये लगभग 36.8% हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि एल आर परिपथ जो होता है, जिस परिपथ में हम लगाते हैं अपना इंडक्टर और रेजिस्टेंस, तो एल आर परिपथ में समय कालांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो एल आर परिपथ में समय कालांक को हम एल बटा आर से प्रदर्शित करते हैं। याद रखें इस बात को, कन्फ्यूजन ना हो, आर बटा एल नहीं आएगा, एल बटा आर आएगा। फिर नेक्स्ट है कि एल आर परिपथ में धारावर्धी की समीकरण है। एल आर परिपथ में धारावर्धी की समीकरण है, किस प्रकार से आप लिखेंगे? तो ये आई नोट है, यहाँ पर अधिकतम मान है धारा का, आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, यानी यहाँ पे जो ये माइनस के अंदर ऊपर पावर में है, यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे है 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो टी है ना, ये आपका टाइम का फंक्शन है और टाइम है यहाँ पे, और जो एल बाई आर है ये आपको यहाँ पे समय वो कालांक आपको बताएगा, ठीक है, ये आपको कालांक बताता है। तो यहाँ पे जो इसका समय कालांक एल बटा आर है। फिर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन 12 हमारा है कि प्रेरणिक प्रतिघात में धारा की कला विभवांतर की कला से पीछे होती है। प्रेरणिक प्रतिघात में धारा की कला विभवांतर की कला से पाई बाय 2। देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास परिपथ होता है एल आर, एक होता है हमारा सी आर, और एक होता है हमारा एल सी आर। इसके अलावा सर्किट में सिर्फ एल सी और आर ये परिपथ भी हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एल सी की। तो जब परिपथ में सिर्फ इंडक्टर हो और हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज हो, उस समय जो कलांतर है वो पाई बाय 2 का कलांतर होता है। और इंडक्टर जो है उसमें करंट जो है ना, कुंडली में इंडक्टर में करंट है वो आपकी वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे रहती है, और कैपेसिटर में पाई बाय 2 से आगे रहती है। तो हम अगर फेज की बात करें, कला की बात करें, तो वो पाई बाय 2 आती है। और एलसीआर परिपथ में अनुनाद की घटना में एक्सएल इक्वल एक्सी होता है, लेकिन जो रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर और इंडक्टर का, यानी कि जो प्रतिघात होता है, वो दोनों बराबर होते हैं। उस कंडीशन में हम इसको अनुनाद की पोजीशन बोलते हैं। आगे और भी हम क्वेश्चन देखेंगे अनुनाद के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा अनुनाद। नेक्स्ट है कि अनुनादी अवस्था में एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा व आर में संबंध क्या है? देखिए अनुनादी अवस्था के अंदर जेड है वो आर के बराबर हो जाता है। जेड वहाँ पर मिनिमम होती है, इम्पीडेंस प्रतिबाधा जेड मिनिमम होती है और वो आर के बराबर होती है। जो हमारा जेड का फॉर्मूला होता है एलसीआर परिपथ में होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल। अब एक्स सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, एक्सएल माइनस एक्स सी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वैल्यू किसकी ज़्यादा है। और रेजोनेंस के अंदर, अनुनाद के अंदर एक्सएल और एक्स सी इक्वल होते हैं, इसलिए ये टर्म जीरो हो जाती है सेकंड वाली, और आर स्क्वायर का रूट है वो आर आ जाता है, यानी जेड इक्वल आ जाता है आर हमारे पास, ये रेजोनेंस में आता है हमारे पास। नेक्स्ट है कि अनुनादी अवस्था में एलसीआर परिपथ का कलांतर कितना होता है? अनुनादी अवस्था के अंदर एलसीआर परिपथ का कलांतर होता है 0 और शक्ति गुणांक होता है 1। शक्ति गुणांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से।
ठीक है, cos फाई से। अगर आपको कालांतर की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट शक्ति गुणांक फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि LCR में यहाँ पे शक्ति गुणांक 1 होगा क्योंकि फाई होता है 0। अगर सर्किट में सिर्फ L लगा हुआ है इंडक्टर तो उसका जो एंगल है वो होता है π/2 90 डिग्री, cos 90 होता है 0। इसलिए इंडक्टर वाले सर्किट में शक्ति गुणांक पावर फैक्टर 0 होता है। और अगर C लगा हो कैपेसिटर तो कैपेसिटर के अंदर भी π/2 होता है आपका फेज डिफरेंस, इसलिए उसका पावर फैक्टर भी शक्ति गुणांक भी 0 होता है। इसके अलावा शक्ति गुणांक को LCR में हम R/Z से भी डिनोट करते हैं। ये कांस्टेंट है, cos फाई इक्वल R/Z भी होता है। ये आप तब यूज़ करेंगे आपको फाई फाइंड करना हो, Z आपको पता हो, R आपको पता हो। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति क्या है। देखिए, भारत में हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो होती है जी 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होती है इंडिया के अंदर, F की वैल्यू। और जो कोणीय आवृत्ति हम कह रहे हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करें, वो है 2πf। तो यहाँ पे 2πf जो है वो F से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो ये 100 पाई हो जाएगा। ऑप्शन अगर 100 पाई हो रेडियन पर सेकेंड तो ये भी सही है, और इसको मैं पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दूँ तो आएगा 314 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारी है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है कि LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का सही संबंध क्या है। देखिए, LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का सही संबंध होता है, देखिए ω/R = 1/√LC ये होता है। अभी आता कैसे, अगर हम थोड़ा डिफाइन करें तो हमने बताया कि अनुनादी के अंदर रेजोनेंस में XL इक्वल होता है XC के, XL = XC, और XL होता है ये आपका 2πfL, ω होता है, और ये होता है 1/2πfC। यहाँ से हम ये 2πf को एक साइड में ले आएंगे और यहाँ पे हमारे पास से आ जाएगा LC, तो ये हो जाएगा ω² और ये आएगा 1/LC, और ω = 1/√LC। इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन आएगा फर्स्ट। LCR परिपथ में विशेषता गुणांक का सही संबंध क्या है। तो विशेषता गुणांक होता है ω0 L/R। जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो ऊपर आती है, L के साथ बाय में R आता है। ये आपका विशेषता गुणांक को हम Q से लिखते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं इसको, क्वालिटी फैक्टर Q = ω/R/R। ये आपका विशेषता गुणांक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, 20 क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है कि अनुनादी आवृत्ति पर अर्धशक्ति आवृत्तियों के लिए तीव्रता का सही संबंध क्या है। देखिए, जो अर्धशक्ति आवृत्तियाँ होती है ना, उन पे शक्ति का मान आधा हो जाता है। शक्ति का मान आधा हो जाता है तो यहाँ पे उसे हम अर्धशक्ति आवृत्तियाँ बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर तीव्रता का संबंध देखा जाए तो तीव्रता होती है I max/√2। ये तीव्रता होती है, हम जैसे P = VI होता है वहाँ से कन्वर्ट करके इसको निकाल देंगे, Im/√2 होता है। ये तीव्रता का संबंध है, ये इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाता है अर्धशक्ति आवृत्तियों पर। और शक्तियाँ पावर जो है वो आधी होती हैं, अधिकतम की आधी होती हैं, लेकिन तीव्रताएँ जो हैं वो √2 होती हैं, Im/√2 होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम के अंदर नॉर्मल अपने फॉर्मूले पर, कि एक श्रेणी LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। इस परिपथ के लिए अर्धशक्ति आवृत्तियाँ 990 हर्ट्ज और 1010 हर्ट्ज पे प्राप्त होती हैं। यानी आपको यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू दी गई है, और ये आपकी है F0 अनुनादी आवृत्ति, या FR भी आप कह सकते हैं। बैंड विस्तार और विशेषता गुणांक याद करें। अब देखिए, अनुनादी आवृत्ति के लिए ये जो बैंड विस्तार है वो होता है F2 - F1 आवृत्ति की फॉर्म में, और ω2 - ω1 भी हो सकता है। यहाँ पर हमें कोणीय आवृत्तियाँ नहीं दी हैं, हमें आवृत्तियाँ दी हैं। तो F2 - F1, F2 कितना है हमारा 1010, और F1 कितना है हमारा, F1 हमारा 990। तो इसको हम डिफरेंस करेंगे तो हमें मिलेगा ये 20 हर्ट्ज हमें मिल जाएगा। सेकंड ये कह रहा है विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक होता है आपका क्वालिटी फैक्टर Q = F0 अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन F2 - के F1। तो F0 हमें दे रखा है 1000 और F2 - F1 हमने फाइंड किया 20, तो ये आ गया यहाँ पे 50। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 20 हर्ट्ज हो जाएंगी आपकी ये बैंड विस्तार, और विशेषता गुणांक हो जाएगा 50। इसके बाद में, और विशेषता गुणांक जो है वो आपका कांस्टेंट होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसके बाद में कार्यहीन धारा का आयाम होता है। जो हमारी वाटलेस करंट हम कहते हैं कार्यहीन धारा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो होता है Im sin φ। इसको ऐसे लिखते हैं Im sin φ
यहाँ पे फाई जो है वो एंगल है, यहाँ पे टाइपिंग में हमें ये हमने ऐसे इस टाइप से सिंबल दे दिया, तो आप इसको एंगल ही समझें। और आई, यहाँ पे आई एम जो लिखा है वो है मैक्सिमम वैल्यू करंट की, आई एम साइन फाई होता है, यानी साइन का कंपोनेंट वो वाटलेस करंट के अंदर आता है। फिर ये हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन तैयार किए आपके अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से। इसके बाद एक नेक्स्ट यूनिट हमारी और रही हैं, वो है एक मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में है, मैग्नेटिक के बिहेवियर के बारे में है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक करें, ताकि इस लास्ट टाइम में, एग्जाम टाइम में सबको हेल्प मिल सके और सभी अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।